सरो सामान से लबालब 8,000 घुड़सवार सह्यागिरी की घाटी चढ़ रहे थे। सूरत से लक्ष्मी राजगढ़ पधार रही थी। महाराज को आस लगी थी सकल सौभाग्यवती वज्रचूड़े मंडित पुण्यशील तीर्थरूप मातुश्री जिजाबाई साहेब आई साहेब को मिलने की, और इस रंग को बेरंग करने वाली खबर आधम की। कर्नाटक की होदीगेरे जंगल में आखेट पर गए शाहजी राजे घोड़े से गिरकर गंभीर रूप से जख्मी हुए। उपचारों दरमियान उनका देहावसन हुआ। आई साहेब का सौभाग्य और शिवाजी महाराज का पितृछत्र परलोक सिधारा। महाराज तथा सभी पर यह वज्राघात था। यह खबर सुनते ही जिजाऊ साहेब ने निर्णय लिया। उससे तो महाराज को गहरा सदमा पहुंचा। आई साहेब ने सती जाने का निर्णय लिया था। आई साहेब का करारीपन तथा दृढ़ निश्चय सभी को पता था। उसे बदलना नामुमकिन था। अंत में महाराज की हृदय झकझोरने वाली आर्त स्वर से आई साहेब के गले में छोटे बालक भांति बिलक कर दी हुई पुकार से मां का दिल पसीज गया। आई साहेब ने कलेजे पर पत्थर रख शिवबा तथा स्वराज्य हेतु निर्णय बदला। 12 साल के उपरांत शिवाजी महाराज को पितृ छाया में रहने का अवसर बहुत ही कम मिला, लेकिन अपना सपना पुत्र के हाथों पूरा होते देख महाराज साहेब शाहजी राजे का सीना अक्सर चौड़ा हो जाता था। जिजाऊ साहेब के लिए तो उनके दिल में अपार प्रेम था। उनके जाने से आई साहेब पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा। शाहजी राजे की समाधि एकोजी राजे ने होदीगेरे के जंगल कर्नाटक में स्थापित की। अपने दुख को साथ लिए स्वराज्य कार्य करना महाराज ने उचित समझा। 3 महीनों से लगातार राजगढ़ के ईशान्य से तोपों तथा बंदूकों की आवाजें आ रही थी। पुणे छोड़ते वक्त शास्ता खान पीछे राजपूत सरदार जसवंत सिंह को छोड़ गया, जो अपने ऊपर लगा फितूरी का आरोप धोने कोंडाना किले को घेर कर बैठा था। उसके नजीक से महाराज सूरत लूटकर वापस आ भी गए, पर उसे कानो कान खबर न पड़ी। आखिर उसने सुल्तान ढवा मतलब बड़ा हमला करने की सोची, पर मराठों की जिगर और सह्यागिरी की कंदराहों ने उसे नामोहरम कर दिया। 28 मई 1664 ईस्वी को उसने कोंडाना छोड़ दिया। 2 ही दिन उपरांत महाराज कोंडाना पहुंचे। अब उनके मन में स्वराज्य विस्तार की योजनाएं बन रही थी। नेतोजी को उन्होंने मोगलों के मुल्क में तबाही मचाने भेज दिया। दरिया सारंग से आरमार व्यवस्था और पुख्ता रखने का हुक्म हुआ, और स्वतः महाराज स्वराज्य की उत्तर सरहद पर दाखिल हुए। उन्होंने अहमदनगर दूसरी बार लूटा। मोगलों का मुल्क तबाह हो रहा था, पर मुगल सरदार औरंगजेब तक सफेद झूठ का चिट्ठा भेजकर हम शिवाजी को काबू में रख रहे हैं ऐसे बताते थे। खुद औरंगजेब का अय्याश शहजादा मुअज्जम ही बादशाही दौलत अय्याशी पर जाया कर रहा था। शिवाजी को तो यूं मसल देंगे समझने वाला आदिल शाह दिन ब दिन स्वराज्य की बढ़ती सीमाएं और रोब देखकर हैरान था। उसने दरबार में फिर से एक बार शर्त का बीड़ा रखा और ऐलान किया, बोलो, है कोई दरबार के वजीरों में ऐसा बहादुर जवान जो शिवाजी के ऊपर दबाव डालकर अपने शमशेर का दिमाग औरंगजेब को बता सके। दरबार की हालत फिर से खस्ता हुई। शिवाजी का नाम सुनकर ही दिन में तारे नजर आते थे। वहां इस तूफान से 4 हाथ कौन करे। तोबा तोबा। लेकिन रुको, दरबार की शमशान शांति को तोड़ता हुआ एक सरदार बहादुरी से आगे आया। उसने बीड़ा उठाया। वह था शमशेर बहादुरी में रुस्तम, मशहूर खवास खान। दरबारियों के जान में जान आई। बादशाह ने उसका यथोचित सत्कार कर जल्द से जल्द मुहिम पर रवाना होने का हुक्म दिया। विजापुर में फिर से माहौल गरमाया। सिद्दी सरवर, शाह हजरत, शेख मिरान इनका साथ मिला। राजा घोरपड़े बहादुर, माने बाजी घोरपड़े तो था ही। वह मुधोल में अपने घर बसा था,
बाद में आकर खान से आ मिलने वाला था। खवास खान का हौसला बुलंद तब हुआ जब भोसले घराने से साक्षात एकोजी राजे भोसले महाराज के सौतेले बंधु तुकाबाई साहेब और शहाजी राजे के सुपुत्र उसे आ मिले। मैंने बादशाह का नमक खाया है, अब मैं किसी भी बात की परवाह नहीं करूंगा, कहकर खवास खान अपनी सेना लेकर कुडार तक आ भी पहुंचा। खवास खान दक्षिण कोंकण में पहुंचते ही महाराज खुद अपनी फौज लेकर चल पड़े। महाराज को यह भी खबर मिली कि बाजी घोरपड़े अभी भी मुधोल में ही है। यह बाजी घोरपड़े वही था जिसने शहाजी राजे को गिरफ्तार करने में मुस्तफा खान को बड़ा सहयोग दिया था। इसने ही महाराज साहेब को हथकड़ियां पहनाई थी। शत्रु को एकत्रित होने से पहले उस पर वार करने का मौका महाराज गंवाना नहीं चाहते थे। महाराज ने उस पर धावा बोलने का निर्णय लिया और तेज गति से मुधोल पहुंचे। अकस्मात मुधोल में महाराज को देख बाजी क्रोधित हुआ। दो मराठा शूरवीर आपस में भिड़ गए। दो ग्रहगोल मानो टकरा रहे थे। बाजी ने अपनी उपलब्ध सेना को लेकर महाराज पर आक्रमण किया। घमासान युद्ध चल ही रहा था कि महाराज की भवानी तलवार बाजी के शरीर में जा घुसी। हमेशा भोसले खानदान तथा स्वराज्य द्वेष्टा बाजी घोरपड़े कत्ल होकर शांत हो गया था। शहाजी राजे को जलील करने वाले बाजी को सजा मिली। मुधोल उद्ध्वस्त हुआ। केवल मायके में बसी उसकी एक पत्नी और दो लड़के बचे, नहीं तो घोरपड़े खानदान का नामो निशान मिट जाता। अक्टूबर 1664 ईस्वी में यह युद्ध हुआ। महाराज सीधे कुडार पहुंचे, जहां खवास खान बाजी घोरपड़े की राह देख रहा था। खवास खान इन सब बातों से बेखबर बैठा था। यहां खवास खान को धर दबोचा जा सकता था, लेकिन महाराज ने दरिया दिली का परिचय देते हुए अपना वकील उसकी छावनी में भेजा। महाराज ने खान को अपनी फौज तथा मुल्क का खौफ दिखाकर वापस लौटने की चेतावनी दी। खान ने क्रोधित होकर जवाब दिया, मैं हजरत बादशाह का नमकखार खादिम हूँ, मुझे दुश्मन की बिल्कुल परवाह नहीं। शिवाजी ने आज तक बहुत नाम कमाया है, लेकिन मुझ जैसे से आज तक उसका पाला न पड़ा। मेरी फौज किस किस्म की है यह भी उसको मालूम नहीं। अब सिर्फ एक ही बात कहता हूँ कि ख्वाहिश हो तो लड़ाई के लिए फौरन तैयार हो। जाओ, यह शिवाजी से कह देना। वकील से जवाब मिलते ही महाराज की फौज ने तुरंत खवास खान की फौज पर हमला किया। रात की समय सुस्ती में पड़ी खान की सेना में एक ही कलबला हुआ, गनीमाया गनीमाया। महाराज ने उसे घेर लिया। खवास खान जाबाज तथा शमशेर बहादुर था, पर महाराज की तत्काल युद्ध नीति से हार गया। सिद्दी सरवर, शाह हजरत और शेख मिरान जैसे सरदारों को मराठों से कत्ल हुआ। फिर खवास खान और उसकी विजापुरी फौज वाड़ीकर सावंत के साथ गोवा के फिरंगियों के आस में भागने लगी। जान बचाकर खान विजापुर पहुंचा। खान तो लौटा, पर नेक सरदार बाजी घोरपड़े का मरना और शिवाजी का बढ़ता रोप विजापुर दरबार की चिंता बढ़ाता चला गया। बाजी के बेटे मालोजी को उसकी जागीर सौंपी गई। यहाँ सावंत भोसले ने महाराज से उपनाम का वायदा देकर सुलह करने की विनती की। नवंबर 1664 ईस्वी को महाराज ने उदारता दर्शाते बात मान ली। इसके पश्चात महाराज ने आदिल शाही का मशहूर किला फोंडा पर आक्रमण किया। पराभूत किलेदार महाबत खान को गिरफ्तार न कर उसे विजापुर जाने दिया। महाराज के गोवा पर आक्रमण करने के अंदाज से फिरंगियों ने पहले ही सुलह करना उचित समझा। कुडार से फोंडा तक की मुहिम में स्वराज्य का एक नामी सरदार चमक उठा। नाम था इब्राहिम खान। अब महाराज को पूरे समंदर पर भी वर्चस्व हासिल करना था। अगर सौंधेकर राजे, सावंत वाड़ीकर सावंत भोसले,
श्रृंगारपुरकर सुरवे, पालवणीकर जसवंतराव दळवी, जावड़ीकर मोरे, जवाहरकर राजे और रामनगरकर राजे अगर हिंदवी स्वराज्य के पवित्र कार्य में साथ देते तो जंजीरेकर, गोवेकर, मुंबईकर, विजापुरकर और दिल्ली करो जैसी परकीय ताकतों की कोंकण से सत्ता कभी की उखड़ जाती। पर स्वराष्ट्र स्वराज्य का मतलब ये लोग समझ ही न पाए। महाराज सह्यागिरी के साथ समंदर पर भी उतना ही लोभ रखते थे। स्वराज्य का आरमार सरखेल दरिया सारंग और दौलत खान के हाथों सुरक्षित था। महाराज उन पर निहायत खुश थे। गोमंतक माने गोवा से महाराज मालवण आए। मालवण समुद्र किनारे का विलोभनीय दृश्य देखते उनकी निगाहें एक छोटे से द्वीप पर जा रुकी। समुद्र के अंदर करीब आधा पौने कोस पर खड़ा वह द्वीप था। उन्होंने अपने साथी कृष्णा सावंत देसाई और भांजी प्रभु देसाई को इस टापू का नाम पूछा। उत्तर आया कुरटे द्वीप। महाराज ने उस पर जाने की इच्छा जताई। वह जाते ही महाराज खुश हुए। समंदर के मध्य में बसा यह द्वीप उनके मनोविचार अनुरूप था तथा वहां अमृत समान मीठा पानी भी हाथ लगा। महाराज के सपनों का जलदुर्ग यहीं पर स्थापित होना था। महाराज के इस निर्णय से कुरटे द्वीप का भाग्योदय हुआ। 25 नवंबर 1664 ईस्वी को महाराज के हाथों कुरटे द्वीप पर जलदुर्ग निर्माण का शुभारंभ हुआ। किले की पहली शिड़ा वेद मंत्रों के जयघोष में महाराज के शुभ हस्ते स्थापित हुई और नया जलदुर्ग आकार लेने लगा। उसका नाम महाराज ने निश्चित किया सिंधुदुर्ग। जान भट्ट और दादम भट्ट को दक्षिणा देकर किले का उपाध्यायत्व सौंपा गया। इधर सिंधुदुर्ग का गठन हो रहा था तभी आदिल शाही मुल्क में मुहिम शुरू की। उन्होंने सुदावंदपुर, अमीर शहर हुबली और वेंगुर्ला पर छापे मारकर काफी धन बटोरा। महाराज अब अपने आरमार के साथ आक्रमण करना चाहते थे। उन्होंने दरिया सारंग को मालवण में अपना आरमार लाने की आज्ञा दी। उसके पहले वे प्रतापगढ़ जाने वाले थे। अब बड़े संकटों के काले बादल छट चुके थे। स्वातंत्र्य का सूरज दश दिशाओं में प्रकाशमान हो रहा था। स्वराज्य का तेज बढ़ रहा था। तभी पंचांग वार्ता जताई। पौष मास के अंत में सूर्य ग्रहण लगेगा और यह स्वराज्य के लिए भी ग्रहण साबित होने वाला था।